टाइम हो गया है, देखिए। नया वाला लूसेंट हर चैप्टर है क्या? हम अभी आज सोच, थोड़ा थोड़ा है, दो चार लाइन, 10 लाइन यही है, लेकिन ले लेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग साक्षी। चलिए बताइए, तो मीटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? देखिए, क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, लैटिन भाषा का शब्द से हुआ था। और उसका जो लैटिन भाषा का शब्द था सोलम, उसका अर्थ क्या था? फर्श। क्वेश्चन जो पूछते हैं उसी का जवाब देना है। मृदा दिवस कब बनाते हैं? अच्छा, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, मृदा बनने की प्रक्रिया को किस मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम चेरनोजियम है? काली मिट्टी का। अच्छा बताइएगा कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना से कितना का बीच में? जैसे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। बहुत बढ़िया, ऐसा ही तो याद करना था। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं कि जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ है, भारत में मिट्टी का सबसे अधिक परसेंटेज कौन सा था? जलकाल। हम याद करेंगे कैसे? जलकाल, जलोढ़, काली, लेटेराइट, लाल और लेटेराइट, लाल और लेटेराइट। 43, 40 से 43 पर कौन था? जलोढ़। याद रहेगा ना? अच्छा, लाल पीली मिट्टी 18, याद रखिएगा। अच्छा, काली मिट्टी 15, लेटेराइट 4। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नई को? अभी भी एग्जाम में भी नहीं ना भूलिएगा, किसी भी तरीके से इसको भूलना नहीं है। वंस अगेन नेहा रानी, गुड मॉर्निंग। क्या वंस अगेन सर, बताइए। तिल मड्डा, क्या क्या चाहते हैं वंस अगेन? अच्छा, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण? मैग्नीटाइट, टिटनी, फेरस के कारण। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण? लॉ ऑक्साइड के कारण। वाह क्या बात है, ऐसा ही तो जवाब देना था। पढ़ाने के बाद आप लोग ऐसे जवाब दीजिएगा, हम और अच्छे से पढ़ाने लगेंगे। अच्छा बताएगा कि लेटराइट मिट्टी में क्या नाइट्रोजन की अधिकता होती है कि नाइट्रोजन की कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम अत्यधिक बारिश के कारण कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। और ऊपर क्या बच जाता है उसमें दोस्त? तो उसमें लॉ ऑक्साइड और पोटाश बच जाता है। और लेटराइट मिट्टी का निर्माण जिस प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या था? निछालन विधि या लीचिंग प्रोसेस। निछालन विधि या लीचिंग प्रोसेस। याद रहेगा ना? चलिए बहुत बढ़िया, ऐसा ही तो याद रखना था। अच्छा बताइएगा आप लोग की, अगर हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी कितने प्रकार का था? काजू की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त हो जाएगा? लेटेराइट। काजू की खेती के लिए लेटेराइट और लाल दोनों, ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि चाय की खेती के लिए कौन सा उपयुक्त रहेगा? अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया बात है। अगर हम बात करते हैं लाल मृदा के बाद आते हैं कि शुष्क मृदा, ये सब तो बता ही दिए थे। बताइएगा कि कजारी का स्थापना कब हुआ था? कजरी जिसको बोलते 59 में। मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में, याद रहेगा ना? अच्छा बताइएगा, मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणाम पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 53 में, 1953। क्वेश्चन याद रखिएगा। और एक चीज और आप लोग से सर, मतलब कि जो भी कहिए, एडवाइस समझिए, सजेशन समझिए। चैप्टर पढ़ने के बाद लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जरूर जाकर बना लीजिएगा। कोई बनाइए या मत बनाइए, लूसेंट का बना लीजिएगा। क्योंकि लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में ना जितना एग्जाम का प्रश्न है सारा दिया हुआ है। यूपीपीसीएस का भी उसमें शामिल है और एसएससी का भी शामिल है, इसलिए उसको जरूर जाके बनाइएगा। और सबसे अच्छा चीज़ है, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें सारा क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बना सकते हैं। ताकि और वो कहीं भी बैठ के, एक दिन में 10 घंटा बैठ जाइएगा ना, तो 10 घंटा में सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। और सारा सब्जेक्ट नहीं तो 2-2 घंटा भी अगर कीजिएगा तो पढ़ाया हुआ तो जरूर कर लीजिएगा। इसलिए उसको नहीं छोड़िएगा आप लोग, लूसेंट ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भारत के कृषि, मतलब भारत की कृषि या भारत में कृषि, ठीक है। और इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला भी है, कुछ रटने वाला भी है। तो थोड़ा समझने वाला को समझेंगे और रटने वाला को भी रटेंगे। हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि समझने वाला को समझ लेना है और रटने वाला को रट लेना है। यही कॉन्सेप्ट पे काम करना है। जो समझने वाला है उसको पूरे अच्छे से समझ लेंगे। हाँ, विवेक सर फैन क्लब, गुड मॉर्निंग।
अच्छा, गंगा मैया जमीन रहे दिहन तब न खेती हुई महाराज जी, हाइड्रोपोनिक्स ही खेती करना पड़ेगा। चलिए, कम से कम एक क्वेश्चन तो याद हो गया ना कि पानी में खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, बिना मिट्टी की खेती को। बढ़िया बात है। चलिए आइए आते हैं आगे। गंगा मैया रहने देंगे, ठीक है। गंगा मैया के साथ सब गंगा मैया का जमीन हथिया लीजिएगा तो क्या होगा? उनको तो विकराल रूप में आना ही ना पड़ेगा। और प्राकृतिक आपदा से कोई बचा है जो हम और आप बचिएगा? चलिए कृषि की शुरुआत करते हैं। आप शांत हो जाइए। जो बचा हुआ लड़ाई है क्लास के बाद पीछे वाला रूम में जाके कर लेना है। बचा हुआ लड़ाई क्लास के बाद कर लेना है। अरे वाह, अब कृषि पे ध्यान देते हैं। फिजिक्स मोड ऑन खत्म। हम्म, एरोपोनिक्स बोलते हैं। पूछना चाहिए था, इधर बता देते। थोड़ा अगर आता तो बता देते, नहीं आता तो फिर आपसे पूछते। फिर ये लोग बोलता ही आता। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत तेज हैं। हम कभी भी पढ़ाने आते हैं तो इस बात को मान के आते हैं कि इधर बैठा हुआ व्यक्ति सब कोई तेज है पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हो गया हो गया, समझ गए हम। प्रियंका कुमारी, गुड मॉर्निंग सर जी। बिहार दरोगा का फॉर्म आने वाला था। 18,000 नहीं, 1800 था। गलती से लिख दिए लगते हैं। गलती से लिख दिए हैं, गलती से लिख दिए होंगे। आएगा, बिहार दरोगा का फॉर्म आएगा। और उसके बारे में जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उसके बाबूजी को भी पता नहीं है कि कब आएगा। जो भी लोग भूलता है फेंका फेंकी करता है। चलिए अब आते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग का कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। ठीक है। भारत के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत हमारा जो है कृषि प्रधान देश है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भारत की लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। और इसलिए भारत को क्या बोला जाता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। कहीं आप 60% भी देख लीजिएगा ताकि मत कहिएगा कि सर 65% बता दिए थे, क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ कुछ डाटा अलग अलग किताब में अलग अलग होता है, तो इसलिए उसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो हम लोग पता है कि भारत जो है हमारा, भारत एक ऐसा देश है, तो भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। और हम कृषि प्रधान देश इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या है, मतलब 60 से 65% जो जनसंख्या है वो किस पे निर्भर करती है? कृषि पे निर्भर करती है। अगर भारत में कृषि होगा तो उसका खाना पीना चलेगा, और कृषि नहीं होगा तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि अगर कृषि नहीं हो, खेती नहीं हो, तो उनका खाना पीना भी बंद हो जाएगा। और भारत के बहुत सारे, मतलब कि क्या मतलब 60 से 65%, मतलब समझ रहे हैं, एक 50% से भी अधिक हिस्सा केवल और केवल किस पे निर्भर है? कृषि पे निर्भर है। इस आधार पे कह सकते हैं कि भारत एक जो है कैसा है, तो भारत कृषि प्रधान देश है। भारत के अगर हम 100% भूमि को बांटना चाहें तो उसमें 51% भूभाग पर क्या किया जाता है? कृषि किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि भारत के अगर हम भूभाग को बांटना चाहें तो 51% भूभाग पर जो है। और एक चीज और हम हमेशा बोलते हैं और अभी फिर से बोल दे रहे हैं कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो हर्षई दीर्घई का खुद ध्यान रखेंगे, ताकि उसमें हुई गलती का हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, गलती हो सकता है। तो 51% जो भूमि है, याद रखिएगा कि 51% जो भूमि है वो भारत में क्या है? उस पर कृषि की जाती है। अगर हम चारागाह 4 से शुरू होता है और 4% भाग पर क्या है, तो याद रखिएगा कि अगर हम 100 पर पूरी भूमि को हम लोग कितना कहते हैं? 100% कहते हैं। तो 4% भूमि पर क्या है? चारागाह है। तो और आगे बढ़ते हैं कि वन क्षेत्र तो आपको पता है कि 21.76%, याद रखिएगा 21.76%। तो आप मोटा मोटी इसको कितना लिख सकते हैं कि वन क्षेत्र जो है कितना परसेंट भाग पर है? 21% भाग पर है। अगर हम और बात करते हैं कि बंजर भूमि कितना है भारत में, तो बंजर भूमि कितना है? तो 24% है। बंजर भूमि का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, बंजर या ऊसर भूमि, जहां पे खेती नहीं की जाती है, जहां पे कोई भी फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, उसको बंजर या ऊसर भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। एक एक चीज को याद करवा देंगे आपको, बस खाली एकदम आराम से बैठे रहिए। और आराम से बैठे नहीं रहिए, दिमाग को भी यहाँ रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखें कि भारत हमारा जो है कृषि प्रधान देश, और हम इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत की 60 से 65% जनसंख्या केवल और केवल किस पे निर्भर है? तो केवल और केवल कृषि पे निर्भर है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत हमारा क्या है? तो भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। अगर हम बात करते हैं कृषि की, तो भारत में कितने परसेंट भूभाग पर कृषि की जाती है? तो भारत में जो है 51% भूभाग पर कृषि किया जाता है। चारगाह कितने परसेंट भाग पर है? 4% पर है। वन कितने परसेंट पर है दोस्तों? तो वन 21% पर। और बंजर भूमि कितना है? तो 24% है। याद रखिएगा कि बंजर भूमि कितना है? तो 24% पर है। इस पर तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम भारत में बात करते हैं कि भारत में अगर हम भारत की कृषि की बात करते हैं, तो सब लोग जानते हैं कि राज सूची का विषय है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि कृषि की सूची का विषय है, तो यह राज सूची के विषय है। और अकादमी अनुसूची में इसको रखा गया है। कृषि जो है यह राज सूची का विषय है, इसको 7वीं अनुसूची में जगह दिया गया है।
क्योंकि आपको पता ही है कि अनुसूची का वर्णन कहवा में है, तो 7वीं अनुसूची में है, जिसमें संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा कि भारत में कृषि का जो वर्णन किया गया है किस सूची का विषय है, तो राष्ट्र सूची का विषय है। याद रहेगा ना कि भारत किस सूची का विषय है, तो राष्ट्र सूची का विषय है। अगर हम बात करते हैं कि प्रविष्टि, आपके बुक में भी दे दिया है कि कितने प्रविष्टि में है, तो प्रविष्टि 14 में है। ध्यान रखिएगा कि 7वीं अनुसूची और प्रविष्टि की अगर बात करता है, तो प्रविष्टि की बात करेगा तो कैमे प्रविष्टि में है, तो 14वीं प्रविष्टि में है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके जगह पे अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना 2004 में एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय कृषक आयोग का स्थापना, राष्ट्रीय कृषक आयोग का जो स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा स्थापना जो किया गया था 2004 में किया गया था। और किसके अध्यक्षता में किया गया था, एम.एस. स्वामीनाथन के अध्यक्षता में किया गया था। याद रखिएगा एम.एस. स्वामीनाथन के अध्यक्षता में किया गया था। या इसको याद इसलिए रखना है क्योंकि राष्ट्रीय कृषक आयोग ने ही 2006 में यह सिफारिश किया था, 2006 में यह सिफारिश किया कि इसको किस श्रेणी में रख दिया जाए, तो 2006 में सिफारिश किया कि इसको समवर्ती सूची में डाल दिया जाए। कृषि की बात कर रहा है, कृषि को किस सूची में डालने का सिफारिश किया था, तो समवर्ती सूची में डालने का सिफारिश किसने किया था, तो राष्ट्रीय कृषक आयोग ने। और कब किया, तो 2006 में। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि राष्ट्रीय कृषक आयोग का स्थापना कब हुआ था और इसका सिफारिश कब किया। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का जो स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा 2004 में हुआ था और एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में की गई थी। और 2006 में राष्ट्रीय कृषक आयोग के द्वारा यह सिफारिश किया गया कि कृषि को जो है, याद रखिएगा किस सूची में डाल दिया जाए, समवर्ती सूची में। अभी किसी का किताब खोलने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप लोग किताब आराम से बंद कर दीजिए। अगर आपको पूरा चीज याद हो जाता है तो क्या दिक्कत है, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ बने रहिए। अगर हम बात करते हैं कि हमारे अंतरिम मंत्रिमंडल या स्वतंत्र भारत में जो सरकार का गठन किया गया, उसमें कृषि एवं खाद्य मंत्री किसको बनाया गया था, याद रखिएगा। गलती है सर, गलती है सर, गलती है सर, क्या गलती है भाई कलाम सर, बताइए क्या गलती है, बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो उसमें हमारे कृषि एवं खाद्य मंत्री थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करें या स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल की बात करें, उसमें कौन थे, तो उसमें जो हमारे कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिएगा कि कृषि एवं खाद्य मंत्री जो थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। याद रखिएगा कृषि की सूची का विषय है, तो राष्ट्र सूची का विषय है। राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना 2004 में एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया और 2006 में सिफारिश की और इसको किस सूची में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दी। मतलब समवर्ती सूची में डालने का सिफारिश किया गया लेकिन समवर्ती सूची में डाला नहीं गया। फॉरेस्ट वाला परसेंटेज हम मोटा मोटी लिखे हैं, ठीक है, आप गड़बड़ हो रहे हैं, लगता है शुरू से देखे नहीं है। स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल कौन है, अभी तो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में जो कृषि एवं खाद्य मंत्री बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगर हम इसको इसके आधार पे बांटें कि ऋतुओं के आधार पे फसलों का जो वर्गीकरण किया गया है, अरे यार गलत गलत बोलेगा, पहले जाकर डाटा चेक करो। इसको अभी तक 20.6% दिखाई दे रहा है, लूसेंट में 20.6 दिया है क्या, अब 20.6 को 21 लिख दिया तो क्या दिक्कत है, पहले जाके चेक कीजिए उसके बाद गलत गलत कीजिएगा, सही है, ठीक है। चलिए आगे, जो हम लिखते हैं वो गलत होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि जो पिछले क्लास में पढ़ा दिए वही अगले क्लास में ही पढ़ा देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम खुद एक विद्यार्थी हैं तो हमको खुद अपडेट करना पड़ता है। चलिए आते हैं आगे कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ऋतुओं का आधार पर फसलों का वर्गीकरण जो किया गया है, ध्यान रखिएगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले जो फसल है, कौन सा फसल है दोस्त, तो रबी फसल है। सबसे पहला फसल कौन सा है, तो रबी फसल है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है कि रबी फसल किसको कहते हैं, दिक्कत है भी तो आज के बाद नहीं रहेगा। बस एक चीज आप लोग संभाल लीजिएगा, हर्षई और दीर्घई, बाकी हम सब संभाल लेंगे। रबी फसल की बात करते हैं तो कब बोया जाता है, तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है ना। कब बोया जाता है, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोया जाता है। ध्यान रखिएगा अक्टूबर और नवंबर महीने में बोया जाता है। और कब काट लिया जाता है दोस्त, याद रखिएगा जो काट लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि रबी फसल जो काटने का जो क्रम है कब है। सर ज्योग्राफी में जलवायु नहीं समझ आ रहा है सर, प्लीज कुछ कीजिए। बाकी सब चैप्टर तो समझ गए, उसको बार बार देखिए आप, ठीक है। अब उसको दोबारा थोड़ी हम पढ़ाएंगे, बाकी दोबारा पढ़ना है तो आके ऑफलाइन में पढ़ना होगा। इसको जो काटा जाता है, कब काट लिया जाता है, मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। कब काट लिया जाता है दोस्त, मार्च और अप्रैल में।
रबी फसल की अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से कौन से रबी फसल के उदाहरण है, कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि रबी फसल जो है कौन कौन से हैं, कब बोए जाते हैं और कब काटे जाते हैं। और जब बोया जाता है तो अब अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या होता है जी, ठंडा का मौसम होता है। तो बोने के समय में जो इसका टेम्परेचर होता है 12 से 15 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है। क्या होता है, 12 से 15 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है। लेकिन काटने के समय में यह टेम्परेचर क्या हो जाता है, तो 25 से 30 डिग्री हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो फसल होते हैं पकने के बाद काटे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। और जो रबी फसल के उदाहरण है जरा हम उस पर चर्चा करते हैं। जौ हो गया, चना हो गया, याद रखिएगा, जौ हो गया, चना हो गया, जौ, चना, मटर, ये सब किसके उदाहरण है, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों, आलू, राई, अलसी, सरसों, आलू, राई, अलसी, ये सब जो उदाहरण होगा किसके होगा, गेहूं भी इसी का उदाहरण है ना। याद रखिएगा कि गेहूं, हम गेहूं क्यों नहीं लिखे हैं समझिए उसको। गेहूं नहीं लिखने का कारण है कि गेहूं और धान को अलग अलग तो पढ़ाना ही है। तो गेहूं और धान के बारे में सब कोई जानता है कि गेहूं रबी फसल है और धान क्या है, खरीफ फसल है। तो सब कोई जानता है, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप नहीं जो जानते हैं, जौ नहीं जानते होंगे, अलसी नहीं जानते होंगे, ये सब क्वेश्चन अभी जानते हैं। अरे वाह क्या बात है, अलसी तीसी को कहते हैं, याद रखिए। अरे बाप रे बाप, इतना इंग्लिश नहीं बोलिए। और राई के बारे में सब लोग परिचित होंगे कि राई किसको कहते हैं। सरसों के बारे में, आलू देखे हैं ना आप लोग, हाँ नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाके। मटर, चना, जो, ये सब किसके उदाहरण है, तो याद रखिएगा रबी फसल के। और रबी फसल कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर महीने में। और काट कब लिया जाता है, मार्च अप्रैल में। नहीं देखे हैं इसका मतलब है कि आग खराब है, दूसरा जगह ध्यान रहता है क्या जी, नहीं देखे हैं। चलिए आगे बढ़िए। रबी फसल के बाद की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है, खरीफ फसल। रबी फसल के बाद कौन आता है, लिख दे क्या इसमें, गेहूं भी लिखना जरूरी है। अरे बाप रे बाप, हाँ जरूरी है, कौन नहीं जानता है जी गेहूं। चलिए आते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल की अगर हम बात करते हैं तो खरीफ फसल कब बोया जाएगा, तो खरीफ फसल जो है ये मुख्य रूप से मानसून पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा कि खरीफ फसल जो है मुख्य रूप से क्या है, मानसून पे डिपेंड करता है। और खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाएगा, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाएगा। जब याद रखिएगा कि काट लिया जाएगा तो जून जुलाई में बो दिया जाना है इसको, जून जुलाई में बोया जाएगा। और याद रखिएगा यह नवंबर दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में क्या हो जाएगा कि नवंबर दिसंबर के महीने में काट लिया जाएगा, नवंबर दिसंबर के महीने में काट लिया जाएगा। खरीफ फसल के उदाहरण कौन कौन है, तो खरीफ फसल में धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, ये सब जो आता है किसके, याद रखिएगा। एग्जाम्पल हम धान से शुरू करते हैं, नहीं तो लोग फिर कहेगा कि धान नहीं लिखे आप। धान है, धान के बाद गन्ना भी इसमें आता है, खरीफ फसल में आता है। हालांकि गन्ना नकदी फसल के अंतर्गत भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका बोने का समय यही है, इसलिए गन्ना को भी हम इसी में पढ़ लेते हैं। धान के बाद गन्ना, तिलहन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। तिलहन के बहुत सारे चीज इसमें आते हैं। तिलहन के बाद कौन आता है जी, ज्वार। ज्वार के बाद कौन आता है, बाजरा। ये सब जो है नकदी खरीफ फसल के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। बाजरा के बाद अगर आप देखिएगा तो मक्का, मक्का के बाद अरहर, ये सब किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा कि मक्का। मक्का के बाद कौन है, अरहर। ये सारे जो उदाहरण है किसके उदाहरण है, तो खरीफ फसल के उदाहरण है। कब बोए जाते हैं, तो जून जुलाई के महीने में बोए जाते हैं और नवंबर दिसंबर में काट लिए जाते हैं। अब आपके मन में कभी कभी आता होगा कि मक्का तो हम हमेशा बोया हुआ देखते हैं, वो हमेशा बोए हुए देखते हैं, वो अलग चीज है, वो साल में 2 बार या 3 बार भी कृषि हो जाती है मक्का का। लेकिन जो मुख्य रूप से उसका जो कार्य है या जो समय है वो खरीफ फसल के अंतर्गत है। और जून जुलाई में उसको बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। और इस समय जो मक्के की पैदावार होती है बहुत अत्यधिक मात्रा, इसलिए क्योंकि इस मौसम जो उसका है क्या है, जून जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक है। सर प्रेजेंट में 25.15% है फॉरेस्ट। अरे भाई तुम पढ़ते रहो, हम वन क्षेत्र थोड़ी बता रहे हैं, कितना परसेंट भूभाग पर है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तुम देखते रहो, तुम एक ही चीज में अटके रहो, वन क्षेत्र में आगे बढ़ जाओ वन क्षेत्र से, नहीं तो उसी में भुला जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला जो फसल है गर्मा फसल, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्मा फसल। गर्मा फसल, जाके वन सर्वेक्षण निकाल लीजिए आप स्पीडी में और देखिए जाके कितना परसेंट है। कितना है जी स्पीडी में वन सर्वेक्षण, 21.76% है ना। गड़बड़ा गया है थोड़ा, इसका गलती नहीं है, सब जगह है, सब जगह उतना ही है। कल ही तो हम लोग फटाफट 100 में पढ़े हैं, थोड़ा देख लीजिएगा आप, होता है कभी कभी। आपको लगता है कि हम ही सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गर्मा फसल से पहले अगर गर्मा फसल की हम बात करते हैं तो कब बोया जाता है, मई जून के महीने में बोया जाता है। कब बोया जाएगा जी,
मई जून के महीने में बोया जाएगा। और इसको काट कब लिया जाएगा, तो याद रखिएगा कि जून जुलाई में। इसको कब काटा जाएगा जी, तो अगर गर्मा फसल की बात करते हैं तो मई जून में, तो जून जुलाई या जुलाई अगस्त में इसको काट लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको कब काटा जाता है, तो जुलाई और अगस्त के महीने में इसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि सर 2 महीना हर में क्या लिखते हैं, मई जून की जगह जून भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी होता है क्या है कि बीच में से शुरू होता है, 20 जून में जाके खत्म हो जाता है। इसलिए इसमें याद रखिएगा कि मई जून और काटा कब जाता है, जुलाई अगस्त। अगर हम इसकी बात करते हैं कि गर्मा फसल के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, तो गर्मा फसल के जो उदाहरण है अगर हम उसकी बात करते हैं तो राई, मक्का, ज्वार, जूट, मड़ुआ, ये सब किसके उदाहरण है। याद रखिएगा कि राई, गर्मा भी समझाएंगे किसको कहते हैं, मक्का, जूट, ज्वार। गर्मा फसल उसको कहते हैं कि जिसको हम लोग जो है ना कि साल में 2 बार या 3 बार या बिना मौसम के भी हम उसको उगा सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, अभी आप लोग पढ़े थे क्या कि राई किसका उदाहरण था, रबी फसल का, कि खरीफ फसल का, रबी फसल का था। मक्का किस फसल का उदाहरण था, खरीफ फसल का। लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं कि बिना मौसम के भी कभी कभी जो है, मतलब बिना इसके समय के भी इसको उगा लेते हैं, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, गर्मा फसल के अंतर्गत रखा जाता है। अगर एक और फसल आता है जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं जायद फसल। क्या बोलते हैं, जायद फसल। यह जायद फसल क्या है दोस्तों, मतलब ये जायद फसल जो है, जो हरी पत्तेदार सब्जियां आते हैं वो किस में आ जाते हैं, जायद फसल के अंतर्गत आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यह मार्च में बोया जाता है और जून के महीने में क्या है, काट लिया जाता है। याद रखिएगा कि यह मार्च में बोया जाएगा और यह जून के महीने में काट लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि मार्च में बोया जाएगा और कब काट लिया जाएगा, जून के महीने में काट लिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी सब्जियां आ जाती है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां आ जाते हैं, और जो भी खीरा हो गया, तरबूज हो गया, ये सब किस में आ जाता है, तो आप देखते होंगे कि मार्च के समय में क्या है, मार्च के समय में गेहूं कटता है और गेहूं के बाद धान लगने में एक लंबा, मतलब उसके बीच में समय अंतराल होता है। तो उसी बीच में ये सब्जियां क्या है, याद रखिएगा कि उसी बीच में ये सब्जियां जो है बो दिए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां। एक और इसी से क्वेश्चन पूछेगा, नकदी फसल। नकदी फसल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वैसे फसल के बारे में चर्चा करता है जिसको बेचने से हम लोग को डायरेक्ट क्या प्राप्त हो जाता है, मतलब डायरेक्ट नगद पैसा प्राप्त हो जाता है। जैसे कपास, कपास के बाद अगर हम बात देखते हैं कि सब्जी, तरबूज, खीरा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो याद रखिएगा गन्ना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, नकदी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। अब हरी पत्तेदार सब्जियां, खरबूज, तरबूज। अब हरी पत्तेदार लिख देने का मतलब उसमें सारी सब्जियां आ जाते हैं, जो इसके उदाहरण है जायद फसल के, याद रखिएगा। आइए ना घूमने के लिए, नगेंद्र कहाँ घूमने के लिए आना है, सोयाबीन दाल के अंतर्गत पढ़ते हैं भाई, ठीक है। अब दाल किस में आता है, आप देख लीजिएगा। जायद फसल की अगर बात करते हैं तो मार्च और जून में बोया जाएगा, और हरी पत्तेदार सब्जियां, खरबूज और तारबूज जो है जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो मौसम ऋतुओं के आधार पर हम कितने भाग में इसको बांटे हैं, 3 भागों में, रवि, खरीफ और कौन सा है, मुख्य रूप से गर्मा, और एक चौथा कौन है, जायद। रबी फसल को कब बोया जाता है, तो ध्यान रखिएगा रबी को जो है ठंडे के दिनों में बोया जाता है और गर्मी के दिन में काट लिया जाता है। आप अगर महीना नहीं भी याद है तो इतना अगर याद है तो रबी फसल को जो है ठंडे के दिनों में बोया जाता है और गर्मी के दिनों में काट लिया जाता है। खरीफ फसल को गर्मी के दिन में बोया जाता है और ठंडा के दिन में काट लिया जाता है। और एक गर्मा फसल की बात करते हैं तो इसको मई जून में मतलब गर्मी में ही बोया जाएगा और गर्मी में ही क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। जायद फसल की बात करते हैं तो मार्च में बोया जाएगा और याद रखिएगा कि जून में इसको क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फसल किसके उदाहरण है, हमेशा पूछता है कि मक्का किसका उदाहरण है। तो मक्का अभी आपको तुरंत बताएं कि मक्का किस फसल का उदाहरण है, तो मक्का खरीफ फसल के अंतर्गत भी आता है और मक्का जो है जायद फसल, गर्मा फसल के अंतर्गत भी आता है, और मक्का को नकदी फसल के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। तो जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब उसी में लगा हुआ है, देखिए वहां सामने लगा हुआ है। अगर हम बात करते हैं जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, सब किस फसल के उदाहरण है, रबी फसल। रबी फसल को कब बोया जाता है, तो हम अभी तुरंत बताया कि ठंडा में, मतलब अक्टूबर नवंबर में इसको बो दिया जाएगा और मार्च अप्रैल में क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि मार्च अप्रैल में काटा जाएगा। खरीफ फसल को कब बोया जाएगा, जून जुलाई में बोया जाएगा, नवंबर दिसंबर में क्या हो जाएगा, काट लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। गर्मा फसल को कब बोया जाएगा, मई जून में बोया जाएगा, जुलाई अगस्त में काट लिया जाएगा। जायद फसल को कब बोया जाएगा, मार्च जून में बोया जाएगा, मार्च में बोया जाएगा और जून में काट लिया जाएगा। इस सबको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन उसके मतलब इससे भी उदाहरण होता है कि किस मतलब फसल का उदाहरण है, डायरेक्ट दे देगा। अब पूछेगा कि राय किस फसल का उदाहरण है, तो राय किस फसल का उदाहरण है, तो अभी बताया कि राय रबी का भी उदाहरण है और राय गर्मा का भी उदाहरण है। बाकी आप क्वेश्चन पे जाइएगा, क्वेश्चन कैसा पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग को पढ़ना है, आगे पढ़ना है जो मुख्य रूप से कि विश्व का जो प्रमुख खाद्य फसल है वो क्या है, गेहूं है। लेकिन भारत का जो प्रमुख खाद्य फसल क्या है, चावल है। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि विश्व का प्रमुख जो खाद्य फसल है
विश्व का प्रमुख जो खाद्य फसल है, विश्व का प्रमुख जो खाद्य फसल है वो क्या है दोस्त? तो विश्व का प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है। और भारत का जो प्रमुख खाद्य फसल क्या है? भारत में जो है चावल है। यहीं पे देख लीजिए ना, 10 लोग बैठे हैं, अगर गेहूं और मतलब रोटी या चावल की बात किया जाए तो 10 को में 9 लोग चावल की ओर भागता है, एक आध गो रोटी की तरफ झुक जाए अलग कारण उसका क्या है कि रोटी चबाना पड़ता है। देखिए आदमी कितना आलसी है। ऐसे भी अगर हम इसको ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखें तो भारत में जो मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल है। और विश्व में मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो गेहूं है। ध्यान रखिएगा, विश्व का मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो गेहूं। और भारत का मुख्य फसल क्या है? चावल है। तो चावल के बारे में ही पढ़ना है। चावल की प्राप्ति धान से की जाती है। तो शुरू करते हैं धान से। और धान जरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। धान का अगर हम बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग बताइएगा कि वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम भी पूछता है और वैज्ञानिक नाम हम पहले भी याद करवा चुके हैं। ओराइजा क्या है जी? सेटाइवा। इसका वैज्ञानिक नाम जो है क्या है? ओराइजा सेटाइवा। कोई दिक्कत है कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा। धान को विंटर सीजन में होता है, तमिलनाडु के क्षेत्र में होता है। अरे हम पढ़ाएंगे, हो तुम जो भी हो, तुम कलाम सर हो चाहे कलम सर हो चाहे जो भी हो, थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ा करो यार यहाँ, ठीक है? पेशेंस रखो। तुमको हम जब चैप्टर खत्म कर देंगे उसके बाद कोई डॉट नहीं बचेगा। जब हम बोल देंगे कि चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद कोई डॉट तुम्हारा नहीं बचेगा, इसका पूरा पूरा गारंटी है। कब धान रोपा जाएगा, विंटर में रोपा जाएगा, कि तुम छत पे लगाएगा कि घर में लगाएगा, वो सब बताएंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखा करो, ठीक है? पेशेंस बहुत बड़ा चीज है। और धान को जो है, इसको हम लोग खरीफ फसल के अंतर्गत रखते हैं, इसमें तो जानते ही हैं आप लोग। और इसको जो है खरीफ फसल के साथ साथ उष्ण कटिबंधीय, आपको याद होगा जब हम कटिबंध पढ़ा रहे, जब मौसम पढ़ा रहे थे तो उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंधीय पौधा भी इसको कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय पौधा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पौधा जो है गर्मी के दिनों में होता है। यह किस पे निर्भर करता है? तो यह भारत में आने वाले मानसून पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? मानसून पे निर्भर करता है। याद रखिएगा कि यह पौधा जो है किस पे मुख्य रूप से निर्भर करता है? तो मानसून पे करता है। ध्यान रहेगा ना कि अगर हम बात करते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा ओराइजा सेटाइवा। किस प्रकार का पौधा है? तो उष्णकटिबंधीय पौधा है। और याद रखिएगा कि कैसा पौधा है? तो खरीफ फसल है। अब इसके लिए जो तापमान होना चाहिए, देखिए दो बात आता है, एक तापमान क्वेश्चन पूछ देगा और एक वर्षा पूछ देगा इससे। तो इसके लिए जो तापमान होना चाहिए धान के लिए दोस्त, वो 20 से 30 डिग्री का तापमान होना चाहिए। जब धान का पौधा लगाया जाता है तो इसका जो तापमान होना चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होना चाहिए। और जो इसके लिए वर्षा होना चाहिए वो 100 से कितना सेंटीमीटर तक होना चाहिए? 150 सेंटीमीटर। जब हम भारत के जलवायु पढ़ा रहे थे तो आपको बता दिए थे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होते हैं। समान वर्षा वाले क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, कम वर्षा वाले क्षेत्र, ये सब हम बता चुके हैं आपको। और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाके अपना चैप्टर जाके देखिएगा। तो इसके लिए वर्षा कितना चाहिए? 100 से 150 सेंटीमीटर। धान के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, धान के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। धान के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। और सबसे अधिक जो धान की फसल होती है जलोढ़ मिट्टी में होती है। जलोढ़ मिट्टी इसलिए अत्यधिक पैदावार होती है क्योंकि वो नदियों के अपर्दन के द्वारा बहा कर लाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी में आपको याद कर होगा कि पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नई मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। ये वाला स्टैंड नहीं लगाना, इस स्टैंड से ना ध्यान भटकता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि भारत के कितने परसेंट भूभाग पर धान या चावल की खेती की जाती है, तो भारत के लगभग 47% भूभाग पर, ध्यान रखिएगा 47% भूभाग पर याद रखिएगा कि धान की खेती की जाती है। आप यकीन मानिए कि एक बार इस फैक्ट आप पढ़ लिए तो ना एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ना महेश वर्णवाल पढ़ना पड़ेगा, ना दृष्टि पढ़ना पड़ेगा, ना लुसेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चारों का फैक्ट हम समाहित कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा। और हमको, मेरा बात मत मानिए, आप जाके चारों बुक निकालिए। और हमारे जो सबसे टॉपर टीचर हैं पटना के, जानते ही हैं कौन है, जिनको लोग दरोगा लगता है मिक्सी में डाल दिए दरोगा, मिक्सी से बाहर दरोगा निकाल देते हैं। बच्चा ही मेहनत करता है, कहीं भी है तो मेहनत बच्चा भी करता है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, आप लोग तो नाम जानवे करते होंगे, हमको नाम लेने का जरूरत कहाँ है। मतलब भारत में जो धान की खेती की जाती है कितने परसेंट भूभाग पे? 47% भूभाग पे की जाती है। और भारत के मुख्य खाद्य फसल भी कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत का मुख्य खाद्य फसल भी कौन है? याद रख, चावल है। और विश्व का मुख्य खाद्य फसल कौन है? गेहूं। और अगर हम विश्व के रिस्पेक्ट में देखें तो विश्व के 100% चावल उत्पादन में, विश्व के 100% में जो भारत का योगदान है 21.7% है। याद रखिएगा कि भारत का योगदान कितना है विश्व के चावल उत्पादन में? तो याद रखिएगा कि भारत का योगदान जो है कितना है? तो 21.7% है। याद रहेगा ना कि विश्व में कितना है? तो 21.7%।
भारत के अगर हम चावल उत्पादन की बात करें तो चीन के बाद कितवें नंबर पर आता है? तो भारत में जो चावल उत्पादन पर है वो चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन है? चीन। और दूसरे नंबर पे कौन आएगा? भारत। मतलब चावल उत्पादन में पहला स्थान किसका है? चीन का है। और दूसरा स्थान किसका है? भारत। भारत पूरे विश्व का कितना % चावल अकेले उत्पादन करता है दोस्त? भारत पूरे विश्व का 21.7% चावल अकेले उत्पादन करता है। एक बार जरा इसको देख लेते हैं कि विश्व का प्रमुख खाद्य फसल कौन है? गेहूं। भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? चावल। धान का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। क्या धान खरीफ फसल के अंतर्गत आता है? तो क्या धान के जो पौधा है वो मानसून पर डिपेंडेंट होते हैं? और यह जो है पौधा मानसून पर डिपेंडेंट होता है। और यह कैसा पौधा है? तो उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसका बोने के समय में जो तापमान होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना डिग्री सेल्सियस तक? 30 डिग्री। और धान के लिए जो औसत वर्षा होना चाहिए कितना होना चाहिए? 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। धान के मतलब उत्पादन के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। और कितने % भारत के कितने % भूभाग पर धान की खेती की जाती है? तो 47% भूभाग पर धान की खेती की जाती है। विश्व के कितने % धान या चावल का उत्पादन भारत करता है? तो 21.7% का। याद रखिएगा, विश्व के 21.7% का उत्पादन भारत अकेले करता है, जिसमें चीन के बाद क्या स्थान है भारत का? दूसरा। पहले स्थान पे कौन है? चीन है। और दूसरे स्थान पे कौन है? भारत है। किसी को कहीं कोई ऑफिस नहीं ना जाना है, क्योंकि आराम आराम से पढ़ाएंगे, क्योंकि अच्छा चैप्टर है और क्वेश्चन इससे हमेशा रहता है। थोड़ा इसको डिटेल्स में भी पढ़ा देंगे कि मतलब कहीं भी ये रहे तो क्वेश्चन छूटे नहीं। अब आते हैं राज्य के रिस्पेक्ट में, देखते हैं कि राज्य उत्पादन में कौन अग्रणी है। तो अगर हम राज्य की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि राज्य में आगे कौन है? तो राज्य में पश्चिम बंगाल है। राज्य में कौन है जी? अच्छा, याद रखिएगा कि खाद्य फसलों में जो सबसे अधिक खाया जाता है कौन खाया जाता है? तो चावल। क्योंकि भारत की प्रमुख खाद्य फसल ही क्या है? चावल है। अब इसकी एक किस्म है IR-20, आपके बुक में भी दिया है। IR-20 जो सबसे अधिक, याद रखिएगा, उपजाऊ है। यहीं लिख देते हैं, क्या नाम है उसका? IR-20। IR-20 सबसे अधिक उपजाऊ है। याद रखिएगा, ये जो किस्म है सबसे अधिक उपजाऊ है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी किस्म है? IR-20। अब आगे आते हैं कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल, इतना तो क्लियर है। अब इसमें जो है हम चर्चा कर रहे थे, जो कलाम सर जो कमेंट कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें सालों भर धान की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है उसमें वर्षा में भी जल की, मतलब वर्षा कह रहे हैं, मतलब कि ठंडे के दिनों में भी वर्षा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का, याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का क्षेत्र में सालों भर, मतलब कि वर्ष भर, सालों भर धान की खेती की जाती है। धान की खेती की जाती है, खेती की जाती है। आएंगे इस पे भी चर्चा करेंगे कौन कौन है, याद रखिएगा। अब अगर हम चर्चा करते हैं कि इसकी जो किस्म है, आपको पहले भी बताए थे, अमन, ओस और बोरो। धान की जो किस्म थी मुख्य रूप से कौन थी? अमन। दूसरा कौन था? ओस था। तीसरा कौन था? बोरो था। अब इस तीनों का चर्चा क्यों किया जाता है? क्योंकि अमन ओस बोरो का खास महत्व है। अगर हम अमन की बात करते हैं तो यह शीतकालीन धान की किस्म है। याद रखिएगा कैसा है? तो यह शीतकालीन धान का पौधा है। अमन जो है शीतकालीन धान का पौधा है। लेकिन अगर मुख्यतः प्राय देखा जाए कि जो धान की फसल रोपी, मतलब बोई जाती है भारत में, वो किस खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो इसी महीने में, जून जुलाई के महीने या जुलाई अगस्त के महीने में बोया जाता है। खास करके जून जुलाई उसका समय है। और जून जुलाई के महीने में जो बोया जाता है तो उसको तो शीतकालीन के अंतर्गत नहीं ना रखेंगे। तो ये जो अमन ओस बोरो किस्म है, खास करके तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, याद रखेगा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हमेशा यह बोई जाती है। ओस की बात करते हैं, ओस से आपको समझ में आ रहा होगा कि ओस क्या है। तो ओस की बात करते हैं तो शरदकालीन है। याद रखिएगा कि ओस कैसी किस्म है धान की? तो यह शरदकालीन किस्म है। मतलब कि ये जो पौधा है, ओस पौधा है, वो शरद ऋतु, आपको ऋतु कितना पढ़ा है? मुख्य रूप से 3। ग्रीष्म, उसके बाद कौन सा पढ़ाए थे? ग्रीष्म के बाद शीत, और शीत के बाद शरद। तो ये जो शीतकालीन पौधा है अमन, और शरदकालीन पौधा है ओस, और बोरो को जो है हमेशा लगाया जाता है। तो अमन, ओस और बोरो, याद रहेगा कि अमन, ओस और बोरो जो है, याद रहेगा कि क्या किसका किस्म है? तो याद रहेगा ना कि अमन, ओस और बोरो धान के किस्म है। इसके साथ साथ जया, इसके साथ साथ पद्मा, याद रखिएगा, जया, पद्मा, ये सब हर जगह बोई जाती है। लेकिन खास करके ये दोनों जो पौधा है, अमन, ओस और बोरो, ये तीनों पौधा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में लगाया जाता है। उसके बाद कृष्णा, कावेरी, माही, सुगंधा। कृष्णा, कावेरी, माही,
सुगंधा, ये सब जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसको ध्यान रखिएगा। सर तब तो तमिलनाडु बहुत ज्यादा धान उत्पादन करता है, ऐसा थोड़ी है कि जहां 2 साल खेती किया जाएगा आपको अगर 3 टाइम खिला देंगे तो आपका भोजन बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है वेस्ट बंगाल, दूसरे पे है याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, और तीसरे पे कौन है याद रखिएगा, हाँ तीसरे पे जो आता है आंध्र प्रदेश, और दूसरे पे तो यूपी आ गया है। पहले पे वेस्ट बंगाल है, लिख ही देते हैं, पहले पे जो है वेस्ट बंगाल है, दूसरे पे कौन है यूपी है, और तीसरे पे है आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे कौन है आंध्र प्रदेश है। इसका कहीं मतलब नहीं है कि तमिलनाडु आगे होगा, आप आराम से पढ़िए कलाम जी, ठीक है। अमन, ओस, बोरो, जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, माही, सुगंधा, ये सब किसकी किस्म है, तो ये सब याद रखिएगा कि धान की किस्म है। एक और किस्म अभी एग्जाम में पूछा था, बाली, बाली भी जो किस्म है याद रखिएगा कि बाली भी किसकी किस्म है, तो बाली भी जो किस्म है धान की किस्म है। ये सारे जो किस्में हैं किसकी किस्म है, तो यह धान की किस्म है, याद रखिएगा कि धान की किस्म है। और इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा किसकी किस्म है, धान की किस्म है। अमन, ओस, बोरो, जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, माही, सुगंधा और बाली जो किस्म है धान की किस्म है। और धान उत्पादन में अगर हम बात करते हैं, उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो कौन है, वेस्ट बंगाल है, यूपी है और आंध्र प्रदेश है। लेकिन अगर हम प्रति हेक्टर की बात करते हैं तो प्रति हेक्टर उत्पादन में जो आगे है, प्रति हेक्टर उत्पादन में आगे है जो हमारा कौन सा राज्य है, पंजाब है। और अगर हम धान की कटोरा की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि धान का कटोरा किसको कहते हैं, तो धान का कटोरा अगर बेसिन के संदर्भ में देखें तो कृष्णा गोदावरी बेसिन को कहा जाता है, और आज के संबंध में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा किसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को। जितना भी क्वेश्चन बनने वाला रहेगा एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बचेगा, एकदम टेंशन फ्री रहिएगा आप लोग। धान से आने वाला चाहे जो पढ़ा दी उससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। धान का कटोरा किसको कहते हैं, तो केजी बेसिन को कहते हैं। केजी बेसिन का मतलब कृष्णा गोदावरी बेसिन। राज्य के रिस्पेक्ट में किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। धान उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, वेस्ट बंगाल, दूसरे पे कौन है, यूपी, और तीसरे पे कौन है, आंध्र प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टर उत्पादन में कौन आगे है, पंजाब। धान में भी और गेहूं में भी, दोनों में प्रति हेक्टर उत्पादन में कौन है, पंजाब आगे है। ये सब किसकी किस्में हैं, तो धान की किस्में। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। ऑनलाइन वाला सबको ठीक है ना जी, समझ में आ रहा है ना, ऑनलाइन वाला को थोड़ा समय दीजिएगा, सब बता देंगे। यहाँ तक हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन इससे पूछता है, और ये स्टैटिक का क्वेश्चन है लेकिन आप लोग जानते भी होंगे। विश्व चावल अनुसंधान केंद्र जानते हैं जी, विश्व चावल अनुसंधान केंद्र, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग को जानने की जरूरत है। विश्व चावल अनुसंधान केंद्र जो है याद रखिएगा कि मनीला में है। कहाँ है दोस्तों, मनीला में है। और मनीला कहाँ है, तो फिलीपींस में है, याद रखिएगा कहाँ है, फिलीपींस में है। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय, क्वेश्चन पूछता है इससे, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ है, तो यह उड़ीसा के कटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा के कटक में स्थित है। ध्यान रहेगा ना कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो याद रखिएगा उड़ीसा के कटक में है। विश्व चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो विश्व चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। इसे 2-3 क्वेश्चन बायोलॉजी से जोड़ के पूछ देता है, धान से, उसको भी करवा देते हैं। धान से जो क्वेश्चन जोड़ के पूछता है कि गोल्डन राइस में किसकी प्रचुर मात्रा होती है। गोल्डन राइस में जो प्रचुर मात्रा होती है दोस्तों, गोल्डन राइस में जो प्रचुर मात्रा होती है वो याद रखिएगा कि गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा होती है विटामिन ए की होती है। किसकी होती है, विटामिन ए की। एक और क्वेश्चन